नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, 5 से 7 आतंकवादी दोपहर के 3 बजे पहुंचते हैं और 26 सैलानियों को एक एक कर मारते हैं। वो सभी आतंकवादी इस वक्त भी पहलगाम और उसके आसपास के जंगलों में छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया, इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग थे, और सबसे बड़ी बात कि जिस टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स जिसका जन्म या गठन 2019 में हुआ था, वो है क्या, और क्या सचमुच वही इस हमले के पीछे है, या वो एक शैडो है, एक परछाई है और असली मास्टरमाइंड कोई और है। ये पूरी कहानी और साजिश की पूरी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर है सैफुल्लाह कश्मीरी की। सैफुल्लाह कश्मीरी ही वो शख्स है जो इस वक्त टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फोर्स का मेन बॉस है, कमांडर इन चीफ। ये जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की उसके आइडेंटिटी कार्ड से ली गई तस्वीर है। इसके बारे में कहा जाता है कि हाफिज सईद का ये बेहद ख़ास है और लश्कर तैयबा के रैंक के हिसाब से इसकी पोजीशन 3 नंबर पर है। भरोसे का है हाफिज सईद के। अब टीआरएफ असल में है तो लश्कर का ही एक विंग। लश्कर को जब बैन कर दिया गया तो अब पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन उनकी फंडिंग जो करती है वो वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई करती है। तो आईएसआई अब चूंकि लश्कर बैन है तो डायरेक्ट फंडिंग तो कर नहीं सकती, पता चल जाएगा, फिर इंटरनेशनली उसको फजीहत झेलनी पड़ेगी। तो आईएसआई भी एक खेल करती है। वो जब कोई आतंकवादी संगठन पे बैन लगता है, एक नया शैडो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं और वो अब उसको फंडिंग करते हैं। कायदे से फंडिंग हो रही है एलईटी को ही, लेकिन दिखा रहे हैं अब वो टीआरएफ, और टीआरएफ पे चूंकि अभी दुनिया की नज़र थी नहीं। 22 अप्रैल के बाद अब ज़रूर टीआरएफ पर दुनिया के बाकी संगठनों की नज़र होगी और अब टीआरएफ को भी फंडिंग करना आईएसआई के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सैफुल्लाह कश्मीरी ही पहलगाम का विलन है, या फिर वो एक मुखौटा है, एक चेहरा है? असली साजिश करता कौन है? तो पहलगाम हमले की पूरी साजिश की कहानी आपके सामने है और इस साजिश में असल में मेनली 6 से 7 लोग शामिल हैं। 7वें के बारे में अभी भ्रम है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के काम करने का तरीका यही है। आईएसआई दुनिया की उन संगठनों में से, खुफिया संगठनों में से एक है जिसको पाकिस्तान के अंदर इतना पावर मिला हुआ है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को उठा सकती है। जैसे अपने यहाँ खुफिया एजेंसी रॉ है, रॉ के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट करे इंडिया के अंदर, क्योंकि उसका काम इंडिया के बाहर का है। लेकिन आईएसआई को ये पावर दे रखा है, क्योंकि आईएसआई एक पावरफुल पाकिस्तान की बॉडी है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ होता है वो भी आईएसआई के चीफ को एक दर्जा देता है। तो इस पूरे पहलगाम के हमले की साजिश कैसे रची गई, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको 2018 में ले जाऊंगा। बात 2018 की है। कश्मीर के ही सुंजवान कैंप में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ था, मौलाना मसूद अजहर के लोगों का। और इस हमले को जो अंजाम दिया था उस वक्त उसके कमांडर का नाम था मियां मुजाहिद। 10 फरवरी 2018 को यह हमला हुआ था। कहते हैं कि इस हमले में जिस तरह से मियां मुजाहिद जो कमांडर जिसका नाम था, ये वही है जैसे अभी सैफुल्लाह कश्मीरी का नाम आ रहा है कि टीआरएफ का ये बॉस है और इसी ने पहलगाम में ये हरकत कराई है। सेम उस वक्त मियां मुजाहिद के नाम पर था, लेकिन मियां मुजाहिद एक मोहरा था, जैसे सैफुल्लाह कश्मीरी एक मोहरा है। असल में उस वक्त इस पूरे हमले के पीछे जिस शख्स का नाम था वो कोई और नहीं बल्कि तब पाकिस्तान में इंडिया डेस्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर आमिर हमजा थे। हर देश में इंटरनेशनल एक डेस्क होता है जो उन देशों के ही ऊपर सिर्फ उनका फोकस होता है। तो वैसे ही पाकिस्तान में उनका एक अपना एक डेस्क है जो जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत आता है और इस डेस्क का एक हेड होता है। 2018 में इस डेस्क के हेड हुआ करते थे ब्रिगेडियर
आमिर हमजा, ये उन्हीं की तस्वीर है। ब्रिगेडियर आमिर हमजा जब पाक सेना से रिटायर हुए तो इसके बाद 24 जून 2017 को एक हथियारबंद शख्स ने ब्रिगेडियर आमिर हमजा को गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद से अब पाकिस्तान में एक रूल बना, रूल क्या रिटन में नहीं है लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल डेस्क इंडिया का जो भी हेड होगा उसको ज़्यादा पब्लिकली दिखाया नहीं जाएगा, उसकी तस्वीर सामने नहीं होगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान में इंडिया डेस्क को देख रहा है, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत जो हेड होता है वो ब्रिगेडियर का पोस्ट ज़रूरी है। तो इस वक्त हैं ब्रिगेडियर खालिद शहजाद। पहलगाम के हमले से ब्रिगेडियर खालिद शहजाद को कहीं से भी आप किनारे नहीं कर सकते। इस हमले के तार ब्रिगेडियर खालिद शहजाद से जाकर जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेगा? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो अपने बलबूते पे काम नहीं करते, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे कोई और हो, यहाँ तक कि डी कंपनी। इनको घूम फिर कर कुछ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई के पास जाना पड़ता है। तो पहलगाम की साजिश कुछ यूं बुनी गई कि जो इंडिया डेस्क का हेड ब्रिगेडियर खालिद शहजाद, कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, टूरिस्ट आने लगे, टूरिज्म शुरू हो गया। पाकिस्तान को बेचैनी हुई कि ये कैसे हो रहा है। जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा भी छीन लिया गया लेकिन कुछ उलट पलट तो हो नहीं रहा है। तो अब ये हुआ कि कुछ करो कुछ करो, और ये इशारा मिलता है इंटरनेशनल डेस्क जो इंडिया का हेड होता है, वहाँ से ये पहली शुरुआत होती है। लेकिन चूंकि ब्रिगेडियर का पोस्ट ऐसा होता है कि ये फील्ड में नहीं होता, ये ऑफिस में बैठा होता है, तो असली काम होता है मेजर का, जो इंटरनेशनल डेस्क के अंदर काम कर रहे होते हैं। कई मेजर होते हैं जिनका काम ये सिर्फ इंडिया पे फोकस करना। तो ऐसी एक मेजर को इंडिया डेस्क के तहत इस काम पर लगाया गया कि देखो 2019 के बाद कुछ हुआ नहीं है, कुछ करो। अब उसने काम करना शुरू किया, लेकिन वो कैसे करेगा? तो वो वहाँ के आतंकवादी संगठन के साथ बातचीत करता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पावरफुल आतंकवादी संगठन वही बैन आतंकवादी संगठन LET यानी कि लश्कर तैयबा है, जिसका बॉस है हाफिज सईद। तो अब मेजर हाफिज सईद से मिलता है। कैरेक्टर आप देखिएगा, शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से। मेजर ने शुरुआत की कि कुछ करना है, कुछ करना है, ऊपर से प्रेशर है। अब वो पहुंचता है हाफिज सईद के पास क्योंकि वो सबसे पावरफुल शख्स है। हाफिज सईद से जाकर कहता है कि कुछ प्लान करो, कुछ प्लान करो। हाफिज सईद कहता है ठीक है मैं करता हूँ। अब हाफिज सईद का संगठन बंद है, एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका, TRF। अब हाफिज सईद TRF का जिसको उसने हेड बनाया, सैफुल्ला कश्मीरी, उससे बात करता है। कहता है कि कश्मीर की रिपोर्ट दो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। अब सैफुल्ला कश्मीरी अपने लोगों से, जो उनके लड़कों को ट्रेन करता है, जो सरहद पार कराता है, उनसे बात करता है, प्लान करता है, और वो अपने आइडियाज़ देता है हाफिज सईद को। अब हाफिज सईद उसमें से कई आइडिया को ड्रॉप करता है, कुछ आइडिया उसको पसंद आता है, वो मेजर के साथ शेयर करता है। अब एक स्टेज ऐसा आता है जब हाफिज सईद और मेजर, जो इंटरनेशनल डेस्क इंडिया को देख रहा है, उन दोनों में आपस में सहमति हो जाती है कि हाँ ये प्लान कारगर है। लेकिन अभी उस प्लान पे फाइनल मुहर नहीं लगा है। अब उस मेजर को लगता है कि अच्छा क्या प्लान है, कैसे होगा, क्या होगा, कितने लड़के होंगे। तो हाफिज सईद फिर सैफुल्ला कश्मीरी से बात करता है, कहता है कम से कम 20 लड़के हमारे रेडी हैं। मेजर कहता नहीं, उनकी पहले टेस्ट लेंगे। तो बाकायदा ऐसे लड़कों की बाकी ट्रेनिंग के अलावा कमांडो और जो टेस्ट लिया जाता है, इनका मेडिकल चेकअप भी होता है कि हेल्थ ग्राउंड पे ये कैसे हैं। तो अब 20 लड़कों को हाफिज सईद के इशारे पर सैफुल्ला कश्मीरी उस इंटरनेशनल डेस्क के मेजर से मिलवाता है, उनके बारे में डिटेल देता है, उनको बुलाया जाता है, उनके सारे चेकअप होते हैं, और फिर ये होता है कि नहीं इसमें से 10 ठीक हैं, 10 को छोड़ दो। अब जो 10 हुए, 10 को बाकी रख दिया, बाद में काम आएंगे। अब उन 10 में भी से 2 ग्रुप बनाया और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का काम होता है क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होते हैं। अब ट्रेनिंग हो गई, हाफिज सईद, सैफुल्ला कश्मीरी और वो मेजर, ये तीनों अब एग्री हो गए कि हाँ ये टीम है और साजिश ये है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है, वो मेजर इंटरनेशनल डेस्क के हेड यानी ब्रिगेडियर के पास जाएगा, और इस वक्त ब्रिगेडियर है खालिद शहजाद। अब खालिद शहजाद के पास मेजर गया,
उसने सारा ब्लूप्रिंट बताया कि ऐसे ऐसे ये साजिश पहलगाम में इस तरह से करना है, कौन लोग होंगे, क्या होंगे, कितना थ्रेट है, कितनी कामयाबी के चांसेस हैं, ये सारी हर चीज़ माइनस प्लस सारी बातें हो गई। अब सारी बात होने के बाद ब्रिगेडियर खालिद शहजाद इंटरनेशनल डेस्क का हेड इंडिया का, जो पाकिस्तान में बैठकर देखता है, वो मुतमईन हो गया। उसने कहा प्लान सही है। यहाँ के बाद प्लान पे अमल नहीं होता। अब ब्रिगेडियर जो है वो सीधे आईएसआई चीफ के पास जाता है। यानी यहाँ पे ब्रिगेडियर खालिद शहजाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि मेजर की रिपोर्ट सही है, हाफिज सईद की भी सही है और सैफुल्लाह कश्मीरी की भी है, तो अब आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करेगा। लेकिन आईएसआई के चीफ से कांटेक्ट करने से पहले ब्रिगेडियर खालिद शहजाद मेजर के साथ हाफिज सईद और फिर सैफुल्लाह कश्मीरी, इन लोगों के साथ एक मीटिंग करेगा और पर्सनली ये जानेगा कि इस प्लान में कितना दम है। अब जब मेजर के बाद ब्रिगेडियर भी कंफर्म हो गए कि सब कुछ ठीक है, तब वो आईएसआई चीफ के पास पहुंचते हैं। अब आईएसआई के चीफ जो इस वक्त है आसिम मलिक, आईएसआई का जो चीफ होता है वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ को भी ग्राउंड की रियलिटी उतनी पता नहीं होती जितनी वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ को होती है। और जो भी वहाँ का पाक आर्मी चीफ बनता है वो कभी ना कभी आईएसआई का बॉस ज़रूर रहता है। जो अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी आईएसआई के हेड रह चुके हैं। तब आईएसआई चीफ के पास ये लोग पहुँचे, सारी प्लानिंग बताई। आईएसआई चीफ अब अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हुआ देखता है कि इसमें कितना दम है, इस प्लान में कितना दम है, कामयाब होगा कि नहीं। जब उसे लगता है सब ठीक है और वो फाइनली अपनी मुहर लगा देता है, तब फिर अब यहाँ से मेजर पीछे, हाफिज सईद पीछे, सैफुल्लाह कश्मीरी पीछे, ये सब हट गए। अब बात ब्रिगेडियर से आईएसआई चीफ तक, दो लोग। अब आईएसआई चीफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को कांटेक्ट करता है, जो इस वक्त आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ ब्रीफ करता है कि ये एक प्लान है कश्मीर में, पहलगाम में, इसको करने का ये तरीका है, ये प्लानिंग है, इतने लड़के हैं, तारीख ये होगी, सरहद इस वक्त पार कराएंगे, और इसमें क्या क्या डूज डोंट सब। और साथ में आईएसआई चीफ को ये भी बताना पड़ता है पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कि इस हमले को अंजाम देने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। इस सारी चीज़ें उसको ब्रीफ करनी है। अब पाक आर्मी चीफ को आईएसआई चीफ ने ब्रीफ कर दिया। आर्मी चीफ को लगा कि बिल्कुल सॉलिड प्लान है। आर्मी चीफ अब उसमें अपनी मुहर लगाता है। तो अब तक बात मेजर से, इंटरनेशनल डेस्क के जो इंडिया देखता है, ब्रिगेडियर इंटरनेशनल डेस्क 2, हाफिज सईद 3 कैरेक्टर, सैफुल्लाह कश्मीरी 4 जिसको इस ऑपरेशन को लीड करना है, इसके बाद आईएसआई चीफ 5 हो गया, इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी का जनरल चीफ 6 कैरेक्टर हो गए। अब यहाँ एक और चीज़ होती है, दुनिया के किसी भी देश की खुफिया एजेंसी जो भी एक्शन लेती है किसी दूसरे देश में, वो अपनी सरकार को भरोसे में लेती है। लेकिन यहाँ कई बार ऐसा पहले हुआ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है वो सरकार को अपनी उस लायक मानता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान में कठपुतली सरकार होती है। असल में वहाँ जो आर्मी चाहती है वही होता है। तो कई बार वो चाहे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बता दे, कई बार चाहे तो नहीं बताए। तो अब अगर यहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को बता दिया गया पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कि ये ऑपरेशन है, तो इस हिसाब से कैरेक्टर हो गए अब 7। अब हर तरफ से मुहर लग गई। जब मुहर लग गई तो इसके बाद अब ऑपरेशन की बारी आती है कि इन टेररिस्ट को कैसे पहलगाम भेजना है। किश्तों में भेजा जाता है ताकि शक ना हो। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी टेररिस्ट जब सरहद पार से आता है तो अपने साथ हथियार लेकर नहीं आता, वो निहत्था होता है, क्योंकि हथियार के साथ पकड़े जाने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो चरवाहे के भेष में, कश्मीर के गांव वालों के भेष में, इस तरीके से वो एक आम आदमी के भेष में वो सरहद पर दाखिल होता है। और कई बार अगर पकड़ भी लिया किसी नाकेबंदी पर, किसी चेक पोस्ट पर, तो चूंकि उसके पास कुछ है नहीं, कागजात पहले से ही तैयार है, तो कोई शक होता नहीं, हथियार मिलता नहीं, तो वो आराम से दाखिल हो गया। अब हथियार क्यों नहीं भेजा जाता? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उनके
जो लोकल हेल्पर हैं, जो लोकल हेल्प करते हैं, उन्हें इस ऑपरेशन के साथ पहले से ही शामिल कर दिया जाता है। उनको पता है कि किस जगह ये पहुंचेंगे और कहाँ पे इनको हथियार डिलीवर करना है। अब हथियार भी ऐसे डिलीवर नहीं होती कि अगर सपोज उनको 5 AK-47 या DSL जो भी चाहिए, LGM और बाकी हथियार, तो एक साथ कभी लेके नहीं चलेंगे क्योंकि पकड़े जाने का खतरा है। वो एक हथियार के 4 टुकड़े करके असेंबल कर देते हैं और उसी हिसाब से ये पहुंचाते हैं ताकि कहीं पकड़े भी गए तो एक पार्ट अलग, एक पार्ट अलग, कई लोगों को पता ही नहीं है। तब ये हथियार भी पहुंचा दिए गए किश्तों में। जब हथियार पहुंच गए, टारगेट पता है, अब बात आती है रैकी की। तो जो टेररिस्ट, जो ग्रुप, जो मॉड्यूल इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है पहलगाम के अंदर, वो खुद कभी रैकी करने नहीं जाएगा क्योंकि पकड़े जाने का डर है। वो जंगल में करीब जाकर अपना ठिकाना बना चुका है, वहीं बैठा हुआ है। अब जो उसके लोकल सपोर्ट हैं, वो लोकल सपोर्ट रैकी करेगा उस जंगल पे जहाँ वो छुपे हैं, वहाँ से लेकर उस पहलगाम तक। और रैकी करने के बाद वो एक एक चीज़ बताएगा बाकायदा नक्शे के साथ कि मैं इस रास्ते से गया, इस रास्ते पे आया, वहाँ पर इतने थे, वहाँ पे इतने थे, यहाँ पे कुछ रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ पे सपाट हैं, इतना वक्त लगेगा यहाँ तक जाने में, इतना वक्त लगेगा वापस आने में। और एक बार नहीं, कई दिन, ताकि कई दिनों में ये पता चलता है कि किसी दिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा सीन ही बदल गया हो। तो कई दिनों की रेकी, बारीक से बारीक डिटेल, अब वो उन मॉड्यूल को बताता है जो ऑलरेडी छुपा हुआ है, जिसे असल हमले को अंजाम देना है। अब ये हो गया। इसके बाद तारीख तय। तारीख तय के बाद ये लोग निकलते हैं। 22 अप्रैल को हमला करते हैं, गोली मारते हैं और उसी रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बात इतनी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ आकर हमला करना, बेगुनाह लोगों को जान से मारना नहीं था। इसीलिए एक शुरू में मैंने कहा था कि TRF सिर्फ एक शैडो है, परछाई है। असली मास्टरमाइंड कश्मीरी भी नहीं है, जो सैफुल्ला कश्मीरी, यह इनका सिर्फ मकसद ये नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था जिसके लिए ट्रेन करके भेजा गया था। इन सभी को ये कहा गया था कि जब तुम जाओगे और मारोगे लोगों को, बेकसूरों को, तो उनसे उनका धर्म, उनका मज़हब पूछोगे, उनसे कलमा पढ़वाओगे, और जो लोग इसमें से मुस्लिम निकलें, कलमा पढ़ दें, उनको छोड़ देना, और जो हिंदू निकले उनको मार देना, जो भी नॉन मुस्लिम हो। अब ऐसा क्यों? इससे पहले नहीं किया था इन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कश्मीर 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर के एक अलग स्टेट का दर्जा भी दूसरी तरीके से दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना, इलेक्शन हो गए, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो उनके मन में ये था कि कश्मीरी भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं, कश्मीरी नौजवान भी अब धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहे हैं, और वहाँ अब रोज़गार है, टूरिज़्म है, लोग खुश हैं, और ये टेररिज्म और आतंकवाद से अब दूर जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन LEAT, इन सबको ये बर्दाश्त नहीं था। तो उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, 2 काम करने थे। एक काम ये कि लोगों से उनका धर्म पूछ कर, ख़ासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाओ। और एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जो बॉडी कैमरा और अपने हथियारों पर कैमरा लगा रखा, अगर आजकल परसों कभी उस तरह के वीडियो आपको देखने को मिले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का ही एक पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ही जितने चश्मदीद मिले, उन्होंने बाकायदा बताया कि उनसे उनका धर्म पूछा गया। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया, जिन्होंने नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। इसका मकसद ये था सिर्फ 2। एक कि जो कश्मीर अब टेररिज्म से दूर जा रहा है, उस कश्मीरियों के अंदर भी इतनी नफरत भर दो इस हरकत से कि देश के बाकी स्टेट और देश के बाकी लोग कश्मीर और कश्मीरी दोनों से नफरत करना शुरू कर दें। आधा काम हो जाएगा, यही उनका मकसद है। क्योंकि जब इस इंसिडेंट के बाद कश्मीर और कश्मीरियों से आप नफरत करना शुरू करेंगे तो क्या होगा अंजाम? अंजाम ये होगा कि जो हाल के वक्त में कश्मीर ढर्रे पर लौट आया, हाल के वक्त में वहाँ के लोग जिस तरीके से अपने रोज़गार, टूरिज़्म पर फोकस है, जब उन्हें लगेगा कि देश ही उनसे नफरत कर रहा है और वो खुद को कटा हुआ महसूस करेंगे, ऐसे में पाकिस्तान उनके पीठ पर हाथ रखेगा, उन्हें थपथपाएगा, उन्हें प्यार देगा, दुलारेगा, कहेगा आ जाओ मेरे पास,
तुम्हारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, तुमसे लोग वहाँ नफरत करते हैं, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था और इसीलिए ख़ास तौर पर यह हिदायत दी गई हर टेररिस्ट को कि तुम ज़ोर ज़ोर से धर्म पूछ कर मारना, कलमा पढ़वा कर मारना, जो ना पढ़ पाए उसे मारना, पहला। दूसरा, इसी एक इंसिडेंट के साथ वो ये भी मैसेज देना था कि जब आप धर्म और मज़हब पूछ कर और कलमा पढ़वा कर किसी को छोड़ते और किसी को गोली मारोगे तो बात कश्मीर तक नहीं रहेगी, पूरे देश में जाएगा। और जब देश के अंदर ये बात पहुंचेगी तो फिर कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भी होगा। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, हो सकता है कुछ जगह पे लोग एक दूसरे को लेकर हिंसक हो जाए। तो जब ये नफरत बढ़ेगी और बात हिंदू मुस्लिम और बंटवारे तक आ जाएगी तो फ़ायदा किसको होगा? सीधे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडिया स्टेबल हो, इंडिया पीसफुल रहे, इंडिया में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहे, इंडिया में खुशहाली हो, शांति हो, कभी नहीं चाहेगा। वो हमेशा चाहेगा इंडिया डिस्टर्ब हो, इंडिया में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें, नफरत फैलता रहे और कश्मीर के लोगों से कश्मीर के बाहर के लोग नफरत करें, ताकि उसी नफरत की आड़ में पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना बनाने की कोशिश करे और उनको फिर से टेररिज्म की तरफ ले जाए। ये दो मकसद था इस पहलगाम के हमले का और इस पूरी साजिश के पीछे के। इतना ही नहीं, इस साजिश के कुछ और तार थे जो आप में से कितने लोगों तक पहुंचे पता नहीं, आज मैं बताता हूं और एक पोस्टर भी आपको दिखाऊंगा। ये पोस्टर पाकिस्तान में जगह जगह लगे, कश्मीर में भी इसको लगाने की कोशिश की गई 22 अप्रैल के बाद, लेकिन जिन लोगों को चुना गया था इसे लगाने के लिए, जो अब तक ये काम करता था, उनमें से एक, उनका सबसे बड़ा मोहरा कश्मीर से निकलकर सऊदी अरब पहुंच चुका है और वो वहाँ रहता है। बाकी किसी ने पोस्टर लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये पोस्टर भी एक प्रोपेगेंडा था। उस पोस्टर में क्या था, उससे पहले आपको 2-3 और चीज़ जो सोशल मीडिया पर चली उसकी रियलिटी बताता हूँ। एक प्रोपेगेंडा चला कि इस ऑपरेशन के बाद पहलगाम में सेना के कुछ लोग पहुँचे और वहाँ पर 2 सेना के अफसर फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। एक अफसर दूसरे अफसर से कहता है कि साहब मैं मौके पर पहुँच गया हूँ, यहाँ से आतंकवादी निकल चुके हैं और वो बीएसएफ कैंप की तरफ जा रहे हैं, हमें यहाँ से कुछ खोखे मिले और उस खोखे पर इंडियन आर्मी के मार्क है। ये प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान आईएसआई और उसकी आर्मी ये बताना चाह रही थी कि ये असल में आतंकवादी हमला नहीं था, ये हमारी अपनी बनाई हुई साजिश थी। लेकिन वो 2 गलती कर गए। ये कॉल भी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, 2 जय हिंद भी उसमें बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन 2 गलती कर गए, जिससे ये पता चला कि ये फेक कॉल हो सकता है। कैसे? जो हमारे आर्मी के लोग होते हैं या पैरामिलिट्री के फोर्सेस होते हैं, वो कभी मोबाइल पर बात नहीं करते हैं, उनकी अपनी एक सिक्योर फ़ोन लाइन होती है। ये बेसिक है। ये घर और रिश्तेदारों से आप बात नहीं कर रहे हो, तो अगर वो सिक्योर लाइन पे बात करेंगे आप उनके फ़ोन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ये जो फ़ोन इन्होंने चलाया प्रोपेगेंडा के तौर पर, ये मोबाइल था। 2 अफसर बात कर रहे हैं और ये दोनों पाकिस्तान में ही बैठे हुए पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, लेकिन शो कर रहे हैं कि ये दोनों इंडियन आर्मी के हैं। और वो बात कर रहे हैं कि साहब वो बीएसएफ कैंप की तरफ गए और हमने खोखे उठा लिए हैं और खोखे पे इंडियन आर्मी का मार्क है, तो उधर से कहा जा रहा है इसको फ़ौरन छुपा लो, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इससे एक मैसेज देना कि ये सब कुछ प्लांटेड है, ये उनका मकसद था। लेकिन यहाँ जो पहली गलती ये की वो ये कि ये मोबाइल पर, मैंने जैसा आपसे कहा कि कभी भी मिलिट्री या आर्मी के लोग मोबाइल पे मैसेज नहीं देते, उनके पास सिक्योर फ़ोन लाइन होती है जिस तक उनकी पहुँच भी नहीं है पाकिस्तान की। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि यहाँ पे खोखे मिले हैं और उस खोखे पर इंडियन आर्मी के ट्रेडमार्क। ये बेवकूफ़ी और सबसे बेसिक गलती थी, शायद अनाड़ीपने में वो कर गए। उसकी वजह ये है कि कभी भी किसी कारतूस के खोखे पर मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके या इनके बटालियन के नाम नहीं होते। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसने उस कारतूस को बनाया है, उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नंबर और नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जैसे स्नाइपर जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं या AK-47 या LMG में जो गोलियाँ इस्तेमाल होती हैं, हम उसे रशिया से मंगाते हैं और जो रशिया से कारतूस या ये चीज़ें आती हैं उस पर बाकायदा हम रशिया से मंगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशियन आर्मी का मार्क लिखा होता है।
उस पे उस रशियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मार्क होते हैं। जैसे रशियन कारतूस मंगाते हैं तो अभी AK-47 में जो यूज़ हो रहा है, जो हमारे यहाँ, या स्नाइपर जो यूज़ करते हैं कारतूस, उसके ऊपर लिखा होता है रशिया से मंगाने वाले पर 7.62 mm ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम। रशियन आर्मी कभी नहीं होगा, इंडियन आर्मी कभी नहीं होगा। तो इन्होंने दो गलती की, एक प्रचार करने के लिए कि खोखे मिले, और दूसरा इस पर इंडियन आर्मी का ट्रेडमार्क है। तो ये उनका इसलिए नाकाम हो गया। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेके गलत सोचने लगे, लेकिन ये बेसिक है कि फ़ोन पर कोई बात नहीं करता। तीसरा, उन्होंने एक पोस्टर जारी करनी पाकिस्तान में लगाए, कश्मीर में लगाना चाहते थे, कश्मीर में लगा नहीं पाए। उसमें भी पूरा यही था कि ये सारा प्लांटेड है, जबकि ये पोस्टर का सच उन्हें पहले ही पता चल चुका था, और इसीलिए ये पोस्टर कहीं लग नहीं पाया। खुद कश्मीरियों में से किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की। तो इस तरह की भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये।